हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में जैसे कि आपको पता है हम करंट अफेयर की सीरीज देख रहे थे और आज करंट अफेयर्स का हमारा 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मई 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम 1 मई से लेकर 10 मई तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। पिछले चार लेक्चर्स में हमने जून 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। अब हम मई 2021 के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो हम जैसे आपको बताया था, हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में हर मंथ के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है हमारी पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आमंत्रण पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की लॉन्च किया है। अब इसको देख लेते हैं। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट को ये पहली बार राज्य की स्वामित्व वाली इकाई के रूप में इसको स्थापना की गई है। इसका बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मुद्रीकरण कर रही है। ये भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए केवल तीसरा आमंत्रण होगा, यानी कि इसको आईपीओ के थ्रू इस निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। ये 2017 में सार्वजनिक किया गया था, भारत आरबीआई द्वारा आमंत्रित और भारत ग्रिड ट्रस्ट इंडियन ग्रिड ट्रस्ट के द्वारा ये आमंत्रित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश योजना है। व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन के प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और व्यक्तिगत इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में ब्याज के रूप में आय का एक छोटा सा हिस्सा कमाने के लिए पुनर्स्थापना के संशोधित संस्करण रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के रूप में इसे जाना जा सकता है और बुनियादी ढांचे की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप इसे डिजाइन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट को कहां पर अभी सूचीबद्ध किया गया है, क्या ये सूचीबद्ध इकाई है या इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? तो आपको 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको अब सेबी के प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको लिस्टेड कर दिया गया है। लिस्टेड कंपनी के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसकी संपत्तियों में दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं, आमतौर पर 15 से 20 साल के अनुबंध होते हैं। ये सेबी द्वारा नियमित है 2014 के एक्ट के थ्रू। इसमें 4 तत्व हैं, यानी कि ट्रस्टी इसको निमंत्रण के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है, यानी कि ये ट्रस्टी जो होगा इस निवेश ट्रस्ट का, जो आपका पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका जो ट्रस्टी होगा वो इंस्पेक्शन करेगा। इसको इंस्पेक्शन की जिम्मेदारियां दी गई हैं और स्पॉन्सर और प्रमोटर जो हैं, प्रयोजक कंपनी का प्रमोटर हैं जो आमंत्रण स्थापित करते हैं, और निवेश प्रबंधक इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है? ये आमंत्रित संपत्ति और निवेश के कार्यों के साथ इनको निवेश का कार्य सौंपा गया है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो जितनी भी एसेट्स आएंगे, जितनी भी कैपिटल आएगी, उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे, और परियोजना प्रबंधक जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो एग्जीक्यूशन का कार्य करेंगे, यानी कि जितना भी पैसा आएगा और किस किस परियोजना में कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह करना है, इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य क्या होगा? उसको इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करना। अगली हमारी न्यूज है फॉस फॉर जीओवी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस बार। नवाचार चुनौती, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ मुफ्त और ओपन सोर्स, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर गवर्नमेंट। इसकी फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसको मिलकर शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है इसको? नवाचार चुनौती की नवाचार में इनोवेशन में तेजी लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब FOAS जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री होगा, बल्कि ये जो फ्री शब्द है ये इस बात को इंगित करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट पर बाधा नहीं है, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा जहां पर @ लिखा होता है वहां कॉपीराइट का इशू आ जाता है, वहां आप उस चीज को, सामग्री को, उस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है ये आपको फ्री में मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, इसको यूज करना फ्री है, मतलब इस पर कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो इसका साधन क्या है? सोर्सेज, सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड सभी के लिए खुला है और कोई भी स्वतंत्र इसको उपयोग करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए, कोड को संशोधित करने के लिए, यानी कि इसके कोड में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना हो अपने मैनुअली अपने मुताबिक इसको कस्टम, यानी कि अपनी सुविधा अनुसार अगर इसमें कस्टम चेंजेस करनी हो तो इसमें इसके कोडिंग में चेंजेस की जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे लाइनेक्स जिस पर हम कंप्यूटर पे जो यूज किया जाता है लाइनेक्स, तो ये इसी की तरह ये एक ओपन सोर्स होगा जिसमें संशोधन भी करने की गुंजाइश होगी। अगली न्यूज है हमारी सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज।
ये भारत के को चांडलर सुशासन सूचकांक में 49वें स्थान पर रखा गया है। चांडलर जो है वो एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करता है। इसमें सुशासन की परिभाषा क्या दी गई है? सरकार के पास सरकार का जो दृष्टिकोण है न्याय और शांति स्थापित करने की प्रणाली बनाने के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है, और मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जो सरकार की रक्षा करने की जो प्रतिबद्धता है, उसके अनुसार सुशासन की परिभाषा को बनाया गया है। तो सुशासन की परिभाषा के ही अनुसार चांडलर जो इंडेक्स है, चांडलर जो कंपनी है वो इंडेक्स जारी करती है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ये निजी गैर लाभकारी संगठन है जो जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। तो आपसे डायरेक्ट दिया जा सकता है सुशासन सूचकांक, चांडलर द्वारा जारी सुशासन सूचकांक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वर्गीकृत 104 देश इसमें वर्गीकृत है। सरकारी क्षमताओं और परिणामों के संदर्भ में फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है। भारत को 49वां स्थान है, और भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 74वां, पाकिस्तान 90वें स्थान पर और नेपाल 92वें स्थान पर। इसके बाद सुशासन के लिए भारतीय पहल क्या है? भारत जो है अपना सुशासन सूचकांक जारी करता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस मंत्रालय, मिनिस्ट्री। देश में शासन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों का प्रभाव का आकलन करना इसका कार्य होता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को एक क्या दिन और होता है? क्रिसमस डे तो सबको पता होगा, लेकिन 25 दिसंबर को होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। तो इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करने के लिए। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के बीच सरकार में जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करना। राष्ट्रीय ई शासन योजना ये भी इसी के मद्देनजर लागू की गई थी। इसकी दृष्टि क्या है? सामान्य सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से सामान्य सेवायक्ति के लिए सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना, और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता को आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को समझने के लिए सुनिश्चित करना। अगली न्यूज है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुदर्शन सेन समिति, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए आर्क जो है, यानी कि एआरसी कौन है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। देखिए यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन है, एक एनवायरनमेंट और एक इकोनॉमी। ये दो सेक्शन यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछती है यूपीएससी, और आपके तो सिलेबस में एनवायरनमेंट को हालांकि अलग से इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इकोनॉमी को तो इंक्लूड किया गया है। इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट का सेक्शन इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में करंट डेवलपमेंटल जहां इशू की बात आ गई तो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इशू होते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट का सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिए कि एनवायरनमेंट को आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर किसी भी जियोपॉलिटिकल इशू को, क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज दिए गए हैं। करंट अफेयर्स के सेक्शन में दिया गया है डेवलपमेंटल इश्यूज। तो डेवलपमेंटल इशू का मतलब ही यही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इशू हो, जहां पर सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल इशू रहते हैं, और एनवायरनमेंट तो पूरी दुनिया में ही एक इशू है, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इशू रहते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और इकोनॉमी तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसको सब्जेक्ट में मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो एआरसी की व्यापक समीक्षा करने के लिए इस समिति की सुदर्शन सेन समिति की गठन किया गया है। ये 6 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्षता सुदर्शन सेन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाएगी। ये पैनल संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए लागू मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा करेगा, और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की प्रभावकारिता यानी कि एफिशिएंसी में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। और क्या काम है इसका? ये दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बैंक्रप्सी कोड को के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियां यानी कि जितनी भी स्ट्रेस एसेट्स हैं उनके संकल्प में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका की भी समीक्षा करेगा, और सुरक्षा रसीदों के तरलता में सुधार और व्यापार में सुधार के लिए सुझाव देगा। अगला, इसके अलावा इसे संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के व्यावसायिक मॉडल की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है, यानी कि जो इतनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होंगी उनके कमर्शियल मॉडल जो हैं, जितने भी उनके प्रोफेशनल्स मॉडल हैं, उसकी भी रिव्यू करेगा कि ये आगे अपने भविष्य में किस तरह के फ्यूचर्स बिजनेस प्लान बना रही हैं, ताकि इससे समीक्षा इसलिए करेगा ताकि फ्यूचर प्लान कोई ऐसा ना हो कि जो बाद में इनका प्लान फेल हो जाए और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में इकोनॉमी का लॉस हो। समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी, तारीख से 3 महीने के भीतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा यूपीएससी में।
फिर है प्रोजेक्ट दंतक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रोजेक्ट दंतक को जो सीमा सड़क संगठन BRO की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है। भूटान में अपनी हीरा जुबली, इसने अपनी डायमंड जुबली बनाई है। डायमंड जुबली 60th वर्षगांठ, 60th इसकी एनिवर्सरी है। भूटान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए 1200 से अधिक दंतक कंपनियों ने अपना जीवन को निर्धारित किया, यानी कि यहाँ पर बहुत से जो हमारे पर्सनल है, मिलिट्री पर्सनल, वो शहीद भी हुए हैं। देखिए BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे यहाँ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज़ ये इंडिया के अलावा इंडिया की जो सीमा की रेखा, हमारी बॉर्डर की जो सड़कें हैं उसका तो निर्माण करता ही है, साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्कों में भूटान और नेपाल, यहाँ पर भी नेपाल, इन दोनों कंट्रीज में भी ये जो है आपका सड़क निर्माण का कार्य करता है। तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए 1200 से अधिक लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। परियोजना दंतक कब शुरू हुई थी? 1961 में, 24 अप्रैल 1961 को शुरू हुई थी। इसके परिणाम क्या है? भूटान के तीसरे राजा का विजनरी नेतृत्व था। ये भूटान के जो तीसरे राजा थे उनके समय में, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इसमें योगदान था। इन दोनों की मिले जुले योगदान के फलस्वरूप इस योजना को शुरू किया गया था। अब ये अग्रणी मोटर वाहन सड़कों के निर्माण करने के लिए कार्यरत है, यानी कि ये सड़कें जो बनाई जाती हैं वो कमर्शियल पर्पज से बनाई जाती हैं, यानी कि पब्लिक यूज के लिए। सीमा सड़क संगठन के बारे में देख लेते हैं। भारत में सड़क निर्माण में कार्यकारी बल, यानी कि इसको स्पेशली अगर ये कहा जाए कि ये बॉर्डर रोड्स बनाने के लिए, बॉर्डर के रोड्स बनाने के लिए है, तो ये ज्यादा उचित होगा। कल्पना या 1960 में इसको बनाया गया था। संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन प्रदान करता है और उनका एक हिस्सा है, और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। अगली है हमारी सिटी मान कट ऑफ। ये कोविड के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सिटी मान, सिटी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे भी। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सिटी मान यानी कि सिटी वैल्यू कट ऑफ निर्धारित किया है कि एक कोविड रोगी के लिए सकारात्मक है या नहीं। सिटी वैल्यू कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है किसी भी कोविड पेशेंट के लिए, या फिर किसी भी कोविड पॉजिटिव जिसको सिम्टम्स होंगे। सिटी जो है, सिटी वैल्यू जो है, ये एक मान है जो RT-PCR परीक्षणों के दौरान उपयोग किया जाता है। RT-PCR जिसका आपने काफी नाम सुना होगा, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें अगर 35 से कम सिटी वैल्यू होती है तो ये सभी रोगियों को सकारात्मक मान दिखाता है, यानी कि अगर 35 से नीचे वैल्यू आएगी इस सिटी वैल्यू, RT-PCR के टेस्ट में अगर सिटी वैल्यू 35 से नीचे आती है, देखिए ये आपके जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सिटी वैल्यू अगर 35 से नीचे है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव है, और अगर 35 से ऊपर है तो उसका मान नकारात्मक आएगा, यानी कि सिटी वैल्यू अगर 35 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है, यानी कि उसको कोरोना नहीं है। एक RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेन चेन रिएक्शन, ये टेस्ट जो है RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड रोगी की लार से लिया जाता है ये, और फिर DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है इसे, और इसके बाद इसमें एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? ये वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण की क्षमता में सुधार करता है, और एम्प्लीफिकेशन जो होता है प्रवर्धन चक्र कहते हैं इसे। ये एक श्रृंखला के माध्यम से, यानी कि एक सीरीज के माध्यम में होता है। जब एक इसमें क्या होता है, इसमें जो सीरीज बनती है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसे एक कॉपी की सेकंड कॉपी बन जाती है, 2 की 4 हो जाती है, 4 की 8 हो जाती है। इस तरह कई चक्रों में बनता है जब तक वायरस की पहचान नहीं हो जाती। सिटी वैल्यू क्या होती है? ये सिटी मूल्य का संक्षिप्त रूप है सिटी वैल्यू। सिटी मूल्य चक्र की संख्या को संदर्भित करता है, यानी कि साइकिल। सिटी का मतलब क्या है? साइकिल, जिसके बाद वायरस का पता लगाया जाता है। यदि चक्रों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है तो इसका तात्पर्य है कि चक्र कम होने पर वायरस कम हो जाएगा। अगर इसका मतलब इसमें साइकिल्स कम है, साइकिल्स इसकी कम बन रही हैं, तो इसका मतलब वायरस का जो प्रकोप है या वायरस का असर है वो कम हो रहा है। और सिटी मूल्य कम, वायरल लोड जितना अधिक होगा उसमें चक्र में उतना ही बदलाव देखा जाएगा, यानी कि चक्र में उतनी ही संख्या बढ़ जाएगी। अगली हमारी सऊदी हरी पहल, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। गल्फ कंट्रीज की अगर कोई भी इस तरह की पहल होती है हमारी गल्फ कंट्रीज में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब ने क्या किया है? जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबला करने के लिए सऊदी हरी पहल और मध्य पूर्व हरी पहल की शुरुआत की, यानी कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। सऊदी अरब जो G20 राष्ट्रपति सदस्य पद के मुख्य स्तंभ में से एक गृह की रक्षा करना है, इसका उद्देश्य 2020 G20 के द्वारा शुरू की गई ये पहल है। यह वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान और विकास त्वरक मंच की स्थापना इसमें की गई। दूसरा, परिपत्र कार्बन अर्थव्यवस्था मंच स्थापित किया गया। सऊदी अरब ने क्या दोहराया? जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है सऊदी अरब, और इस दिशा में इसने लगातार प्रगति कर रहा है। 2019 में सऊदी अरब ने पर्यावरणीय विशेष बलों की स्थापना की थी। और कुछ आगे इसमें इंफॉर्मेशन, सऊदी अरब हरी पहल
इसका उद्देश्य क्या है? वनस्पति कवर को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और तीसरा प्रदूषण और भूमि क्षरण का सामना करना। अब मध्य पूर्वी हरी पहल, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये अलग है। इसका मतलब इसमें क्या है उद्देश्य इसका? समुद्री और तटीय वातावरण को संरक्षित करना, प्राकृतिक भंडार और संरक्षित भूमि के अनुपात में वृद्धि करना, तेल उत्पादन के विनियमन में सुधार करना, यानी कि जितना भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसके रेगुलेशन में सुधार करना, स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण को तेज करना, जो स्वच्छ ऊर्जा है, क्लीन एनर्जी है, उसके ट्रांजिशन को तेज करना, बढ़ावा देना, और लास्ट इसमें नवीनीकरण द्वारा ऊर्जा की मात्रा को बढ़ावा देना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जो ऊर्जा है उसकी मात्रा को, उत्पादन को बढ़ावा देना। अगली न्यूज है हमारी सड़क ट्रेन, रोड ट्रेन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क ट्रेनों के लिए मसौदा मानकों को प्रकाशित किया है। इसमें माल और परिवहन की क्रांतिकारी बढ़ाने के लिए इसमें समग्र रसद लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। मोटर वाहन उपयोग मानक समिति ने अपने AIS 113 मानकों में संशोधन किया है। सड़क ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए इसका उद्देश्य सड़क परिवहन और राजमार्ग की वेबसाइट मंत्रालय पर मसौदे की मेजबानी की जाएगी। सार्वजनिक टिप्पणियों के निमंत्रण के लिए प्रकाशित, जिसके बाद इसे नियत पाठ्यक्रम में अधिसूचित किया जाएगा। तो हमने एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ही सिर्फ इसमें फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं। भारतीय परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय बेंचमार्क की जांच के बाद मानकों को तैयार किया गया है। रोड ट्रेन एक मोटर वाहन है जिसमें ट्रैक्शन खींचने वाला दूसरे द्वारा प्रदान किया गया जाता है, जो ट्रेलरों या अर्ध ट्रेलरों के सीरियल संयोजन से जुड़ा हुआ होता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें ये भीड़ को कम करता है, ईंधन बचाता है, शोर और वायु प्रदूषण को भी कम करता है। अगली न्यूज है हमारी, इसमें ब्रेक्जिट व्यापार सौदा, ब्रेक्जिट ट्रेड डील। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूरोपियन यूनियन, जैसे आपको पता है 2016-17 में यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट बाहर हो गया था, ब्रिटेन बाहर हो गया था, ब्रेक्जिट हो गया था। तो इसमें ब्रेक्जिट व्यापार सौदे की भी घोषणा की है, पुष्टि की है। तो यूरोपीय संघ यूके व्यापार और सहयोग समझौता TCA जो है 20 दिसंबर 2020 में हस्ताक्षरित और मुक्त व्यापार समझौता इसमें किया गया। किसके बीच? यूरोपीय संघ के बीच और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी के बीच, और तीसरा यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो इसमें ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ने का फैसला करने के लगभग 5 साल बाद सौदे की पुष्टि की है, यानी कि इसमें 2016 में ब्रिटेन एग्जिट कर गया था यूरोपियन यूनियन से। अब ये पहले से ही यूके संसद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था, लेकिन ब्रिटेन ने अब सहमति दी है। व्यापार और सहयोग द्वारा समझौता TCA जनवरी 2020 में अस्थायी रूप से अधिनियमित, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार व्यवधान को कम करने के लिए, यानी कि जब से ही ब्रिटेन एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से, तो अब व्यापार में बाधा आ रही थी। उस बाधा को खत्म करने के लिए ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया है। 30 अप्रैल 2021 को समाप्त होने के लिए अंतिम अनुमोदन निर्धारित किया गया था। यूरोपीय संसद की पुष्टि सुनिश्चित करता है यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार का प्रवाह निर्बाध जारी रहेगा, यानी कि एकदम कंटिन्यूअसली ये सस्टेन करेगा। टीकाकरण एजेंडा 2030, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि देखिए जो चीजें करंट में पिछले 1-1.5 साल में चर्चा में रही हैं, स्पेशली कोविड-19, इससे जुड़ी जो खबरें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्रीकल्चर की न्यूज, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल होने वाला है अब, तो किसान आंदोलन 8-9 महीने तो हो गए, 10 महीने, तो एग्रीकल्चर से जितनी न्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिप में है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज जितनी भी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जुड़ी समितियां, जितना भी समितियों का गठन किया गया है, उससे भी जुड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें अब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य टीकाकरण एजेंसियों ने विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान टीकाकरण एजेंडा 2030 को लॉन्च किया है। टीकाकरण एजेंडा 2030, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर आप इसको क्या किसने योगदान दिया है? गैर अनिवार्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों के रूप में SDG 3 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है वो हमारा टीकाकरण से ही रिलेटेड है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर नियमित टीकाकरण को प्रभावित किया है। टीकाकरण एजेंडा 2030 का उद्देश्य क्या है? 2021 से 2030 के बीच टीकों और टीकाकरण के लिए वैश्विक दृष्टि और रणनीति को सेट करना। IA 2030, ये भी वही है, इसका इंग्लिश में नाम है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, यानी कि टीकाकरण उद्देश्य एजेंडा 2030। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और अन्य ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, वो क्या है? इस दशक में 50 मिलियन टीका रोकने योग्य संक्रमण से बचाना, यानी कि इस दशक में 2021 से 2030 के बीच 50 मिलियन टीके लगाना, ऐसी बीमारियों के टीके जिनको टीके के जरिए
रोका जा सकता है ऐसी बीमारियों के टीके विकसित करना और उन्हें प्रोवाइड करना। शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को 50% तक कम करने का इरादा रखना, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको किसी भी तरह का टीका नहीं लगा है, यानी कि जीरो खुराक, जीरो डोज वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या को 50% तक कम करना, यानी कि ऐसे बच्चों को 50% तक टीकाकरण उपलब्ध कराना। शून्य खुराक बच्चे वे हैं जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कोई टीका नहीं मिला है, और बचपन और किशोर अवस्था में दिए गए आवश्यक टीकों के लिए 90% कवरेज बढ़ाना इसका उद्देश्य है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड में दिए जाते हैं या न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको जो टीकाकरण दिया जाता है उस टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना इसका लक्ष्य है। आगे है इसमें नई या कम उपयोग की जाने वाली टीकों के 500 राष्ट्रीय या अधीनस्थ परीक्षणों को पूरा करना, जैसे कि कोविड-19, रोटा वायरस और मानव पेपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का उद्देश्य IE 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण के लाभों को देशों के बीच और भीतर, देशों के दोनों अलग अलग देशों के बीच और एक देश के भीतर भी समान रूप से साझा किया जाए। अगली न्यूज है हमारी वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य की रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने जंगलों के प्रबंधन में देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसको क्या कहते हैं, इकोसॉक के विभाग द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। अब ये क्या प्रदान करता है? 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना के भीतर लक्ष्यों और लक्ष्यों की प्रगति की प्रारंभिक अवलोकन, सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट से अधिक कोविड-19, जीवन और आजीविका के ड्राइविंग नुकसान, चरम गरीबी, असमानता और खाद्य असुरक्षा। अनुमानित 2020 में विश्व सकल उत्पाद अनुमानित 4.3% कम हुआ है। यह ग्रेट डिप्रेशन यानी कि तीव्र मंदी के बाद वैश्विक उत्पादन का सबसे तेज संकुचन है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा यह कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। अनुमानित 1.6 अरब लोग या वैश्विक आबादी का 25% इससे प्रभावित हुआ है सीधे तौर पर, जो अपनी निर्वाह की जरूरत, आजीविका, रोजगार और आय के लिए जंगलों पर निर्भर था। ऐसे लोग पूरी दुनिया के 1.6 अरब लोग, 1.6 बिलियन लोग, जो कि 25% लोग हैं लगभग, तो वो ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर पूरी तरह डायरेक्टली निर्भर हैं। ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चरम गरीबी हुई है, जिसमें 40% लोग वन और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि सवाना जो ग्रासलैंड है उसमें ऐसे लोग रहते हैं। 40% लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं। वैश्विक आबादी का लगभग 20% विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और भूमिहीन किसानों का है, यानी कि विमेन, चाइल्ड और भूमिहीन किसान, और समाज के अन्य कमजोर वर्ग इसमें शामिल हैं जो अपने भोजन और आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों पर निर्भर हैं या जंगलों की देखभाल करते हैं। अब है अगला आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किसके द्वारा, निम्न में से किस देशों के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको 4-5 कंट्रीज दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा उपरोक्त में से कौन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में शामिल है या शामिल नहीं है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को लॉन्च किया है। अमेरिका के साथ त्रिकोणीय, यानी कि जो अमेरिका के अलावा जो 3 जो कंट्रीज हैं ये किसमें शामिल है? क्वाड कंट्रीज हैं। ये क्वाड कंट्रीज हैं। इसमें चौथा कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका के साथ त्रिकोणीय ये क्वाड ग्रुप बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, तो आप इसको क्वाड से जोड़कर भी याद रख सकते हैं। इसमें क्वाड में जो 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में सिर्फ अमेरिका नहीं है, बाकी ये तीनों कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो केवल एक या कुछ पर निर्भर होने के बजाय राष्ट्रों की आपूर्ति के एक क्लच के रूप में विविध आपूर्ति जोखिम सुविधता सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिकोण बनाया गया है। इसमें इसका उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने का एक गुणकारी चक्र बनाना और अंततः भारत प्रशांत क्षेत्र में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त करना। आपूर्ति श्रृंखला इनिशिएटिव जो है वो किस पर आधारित है? इसमें भारत प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक पावर हाउस में बदलने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना, यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। साथ ही देशों के बीच, यानी कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक रूप से, यानी कि म्यूचुअल फॉर्म में पूरा संबंध बनाना, रिलेशनशिप स्थापित करना। तीसरा, अस्तित्व में आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क पर निर्माण करने की योजना तैयार करना। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सबसे पहले जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि इसको अप्रूव किसके द्वारा किया गया था? जापान के द्वारा।
कोविड-19 महामारी के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्निर्मित करने की संभावना के बीच चीन पर निर्भरता को कम करना भी इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य भी आपसे यूपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रेम करती है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति श्रृंखला का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपको याद होने चाहिए। CSR कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए अब ईपीएफओ के लिए। विशेषज्ञ CSR कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नियमों को ढीला करने के लिए सरकार से आह्वान कर रहे हैं। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ढील देने के लिए गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों के लिए टीकाकरण और कर्मचारियों के उपचार पर कोविड से पीड़ित कर्मचारियों के उपचार को CSR के खर्च के तहत कवर किया जा सके, ताकि अगर CSR में छूट दी जाएगी तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े जायंट कंपनियां हैं, वो ग्लोबल जायंट्स क्या करेंगे, वो हेल्थ पर अलग से खर्चा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो वर्तमान में CSR मानदंडों के तहत कंपनियों को अपने अनिवार्य CSR व्यय के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से किए गए व्यय को गिनने की अनुमति नहीं है। अब इसमें क्या है, अब आपको मेन इस पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस आधार पर तय होती है। तो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर्यावरण पर कंपनी के प्रभावों और सामाजिक कल्याण के प्रभाव के लिए आकलन करने और जिम्मेदारी लेने के लिए कॉर्पोरेट पहल है। इसका ये भारत में क्या है, CSR की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013, देखिए कंपनी अधिनियम आपके अकाउंट्स का पार्ट है, तो इस दृष्टि से भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2013 की धारा 135 ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम में धाराएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। कंपनी से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो धाराएं हैं कई बार पूछी गई हैं कि कौन सा विषय अनुसूची, किस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है। ये क्वेश्चन पिछली बार 2017 में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस विषय के बारे में पूछा गया था, लेकिन अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कंपनीज एक्ट 2013 के से संबंधित। तो ये फिर से पूछा जा सकता है कि धारा CSR किस धारा के अंतर्गत आता है। भारत दुनिया का पहला देश है जो संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ CSR खर्च का जनादेश देता है। अब किन कंपनियों पर लागू होता है CSR? पहला, 1000 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ से ऊपर है। अब इस कारोबार में कहां शामिल है, इसमें कारोबार में रेवेन्यू और जो रेवेन्यू है और जो लॉस है वो दोनों शामिल होता है, यानी कि टर्नओवर आप मान सकते हैं टर्नओवर। दूसरा, 500 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध मूल्य जिनका नेट वैल्यू जो है, नेट एसेट वैल्यू 500 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो, तो ऐसी कंपनियों पर भी CSR लागू होगा। तीसरा, 5 करोड़ या इससे अधिक का शुद्ध लाभ, यानी कि 5 करोड़ का जिसका शुद्ध लाभ होगा वार्षिक, ऐसी कंपनियों पर भी ये लागू होगा। लेकिन ये 5 करोड़ का शुद्ध लाभ कैसे निकाला जाएगा? 3 वर्षों के लगातार कंटिन्यूअस 3 वर्षों के लाभ का जो होगा एवरेज, यानी कि अगर मान लीजिए एक वर्ष 10 करोड़ का लाभ हुआ, दूसरे वर्ष 2 करोड़ का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष 3 करोड़ का लाभ हुआ, तो टोटल कितना हो गया? ये 15 करोड़। 15 करोड़ का 3 साल में डिवाइड करेंगे तो 5 करोड़ एवरेज आ गया। तो 5 करोड़ एवरेज अगर लाभ आ रहा है सालाना 3 वर्षों के आधार पर, तो ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगा। और मान लीजिए 14 करोड़ आता तो इस कंपनी पर यह फिर लागू नहीं होता। अगला इसमें आगे है, CSR गतिविधियां RBI की अनुसूची 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं। अत्यधिक भूख और गरीबी उन्मूलन, इसका CSR का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक भूख और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पैसे को खर्च करना। शिक्षा, लिंग समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। तीसरा, मानव इम्यूनो कमी वायरस का मुकाबला करना, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का मुकाबला करने के लिए, प्रतिरक्षा की कमी सिंड्रोम और अन्य बीमारियों की अधिग्रहणता का मुकाबला करने के लिए। चौथा, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। पांचवा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं आदि के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि या किसी अन्य निधि में योगदान देना इस CSR का उद्देश्य है। CSR के तहत 2% प्रॉफिट में से हिस्सा गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होता है। नहीं, गवर्नमेंट के पास कंट्रीब्यूट या तो करना होता है या फिर अपने पास से ही एक अलग फंड बनाकर कंपनियों को उस फंड से पैसा इन सारे क्षेत्रों में खर्च करना होता है। अगला है विशेष कार्यबल STF, स्पेशल टास्क फोर्स। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पहचान और जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया है। अब जम्मू कश्मीर सरकार कौन है? यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार कौन हो जाएगी? सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू ही प्रशासन चलाया जाता है। जो सुरक्षा या एंटी नेशनल गतिविधियों के लिए खतरे से संबंधित किसी भी मामले में शामिल हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है? विशेष STF की गठन किया गया है। और STF का वहां पर कार्य क्या है? जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी नौकरियों में शामिल हैं, उनकी जांच करना इसका कार्य है। विशेष कार्यबल STF क्या करेगा? ADGP CID जम्मू कश्मीर इसके अध्यक्ष के रूप में है, यानी कि ADGP जो है यहाँ के
वो इसके अध्यक्ष हैं विशेष कार्यबल के। आईजीपी गृह मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सदस्य कानून विभाग, न्याय सदस्य और संसदीय मामलों से संबंधित विभाग। एसटीएफ संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज बी सब क्लॉज सी के तहत कार्रवाई की आवश्यकता वाले गतिविधियों के संदेह कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगा। अगली न्यूज है हमारी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF 8,000 करोड़ रुपए पार कर गया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें निवेश कर कई परियोजनाओं को बढ़ावा देगा जो पूरे देश में किसानों के लिए मूल्य अनलॉक करेंगे, यानी कि मूल्यों को विकेंद्रीकृत करेगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? फसल प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक कृषि संपत्ति के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम, दीर्घकालिक ऋण, वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना। निम्न की स्थापना के लिए प्रदान किए गए धन, यानी कि इनमें से निम्नलिखित को धन प्रदान किया गया है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, कृषि निवेश निधि से। किस किस को? शीत भंडार यानी कि कोल्ड स्टोरेज और श्रृंखला गोदाम यानी कोल्ड स्टोरेज एंड सीरीज गोदामों को। ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और उनसे जुड़े ई मार्केटिंग पॉइंट्स, इनको या इस निधि से पैसा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिए PPP योजनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को इनसे पैसा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी अवधि कब है? वर्ष 2020 से 2029। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की फंड की अवधि किस वर्ष के लिए है, मतलब कितने वर्ष के लिए है या कब से कब तक के लिए है। तो ये किसी स्टेट एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसकी अवधि 2020 से 2029 तक के लिए है। इसमें योग्य लाभार्थी कौन है? किसान, FPO जो होती हैं फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, PSCs, PACS मार्केटिंग सहकारी समितियां, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, संयुक्त देता समूह, बहुउद्देशीय सरकारी समितियां, कृषि उद्यमी जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप्स और केंद्रीय राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं। अब वित्तीय सहायता कितनी है इसमें? 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है। इसमें योग्य लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। दूसरा, पुनर्भुगतान के लिए अधिक स्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 साल के लिए यह दिया जा सकता है। ऋण में 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% का ब्याज सबवेंशन होगा, यानी कि ब्याज में छूट मिलेगी। 3% की ब्याज में छूट दी जाएगी, यानी कि अगर 7% ब्याज अगर कमर्शियल बैंक ले रहे हैं तो इसमें 4% ब्याज दिया जाएगा। 4% ब्याज पर ही प्रोवाइड किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का लोन। और यह सबवेंशन 7 साल की अधिकतम सीमा के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि ये जो सबवेंशन छूट जो दी जाएगी वो अधिकतम 7 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी। अगली न्यूज है इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाल ही में सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसके अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब और बहुत खराब हुई है। तो सीजनल रूप में गर्मियों में मध्यम से खराब और विंटर में बहुत खराब हुई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सफर सिस्टम क्या है और इसमें किन किन मानकों को ध्यान में रखा जाता है या किन किन एयर पॉल्यूटेंट्स को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किन किन मानकों को या किन किन एयर पॉल्यूटेंट्स को काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है, या सफर में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इस सिस्टम में किन किन एयर पॉल्यूटेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो पहले देख लेते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण क्या है। पहला है शहर की भू आबाद भौगोलिक स्थिति, क्योंकि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, तो यहां पर जो पराली जलाने से सब तरफ का धुआं इकट्ठा होता है। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में फसल को जो जलाया जाता है, जो स्टबल बर्निंग की जाती है, जो ठुंड जलाए जाते हैं फसलों के बचे हुए धान के, उससे, और पश्चिमी यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में भी जो जलाए जाते हैं, वहां से क्या होता है, जो धुआं आता है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। वाहन उत्सर्जन, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो व्हीकल वहां पर संख्या ज्यादा है, व्हीकल नंबर ज्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर व्हीकल से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, यहाँ पर इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है, तो इसका भी प्रदूषण होता है। और बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां, जो आसपास के NCR के क्षेत्र में जो निर्माण गतिविधियां 12 महीने चलती रहती हैं, उनसे भी डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा वायु में प्रदूषित होते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। अब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, दिल्ली को शहरों में, पूरी दुनिया के शहरों में 10वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर सूचीबद्ध किया गया है, और राजधानियों में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी, यानी कि पहले नंबर पे प्रदूषण के मामले में राजधानियों में पहले नंबर पे रखा गया है, और ओवरऑल शहरों के मामले में इसको 10वें नंबर पे रखा गया है।
अब ग्रीन पीस जो गैर सरकारी संगठन है उसने वायु प्रदूषण की सबसे अधिक आर्थिक लागत दिल्ली ने उठाई, ये बताया ग्रीन पीस ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020, बाहरी और घरेलू इंडोर यानी कि वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में योगदान, इससे क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं होती हैं, दिल के दौरे की, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, फेफड़ों के कैंसर यानी कि लंग कैंसर, पुरानी फेफड़ों की बीमारियां और नवजात रोगों से होने वाली मौतों में योगदान ये देता है। अब देख लेते हैं सफर सिस्टम क्या है, यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए समग्र प्रदूषण स्तर और शहर के स्थान विशिष्ट यानी कि पूरे शहर के लिए और शहर के किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए, किसी एक मोहल्ले के लिए भी वायु गुणवत्ता मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। अब इसको प्रणाली को स्वदेशी रूप से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑपरेटेड है, यानी कि इसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, संचालन मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसको बनाया किसके द्वारा गया है सफर सिस्टम को, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा। यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा, अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण होता है और सौर विकिरण जैसे सभी मौसमी मापदंडों की निगरानी करता है, यानी कि टेम्परेचर को, रेन को, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को, वायु की हवा की गति को और हवा की दिशा को, ये सभी को मापता है। अब इसमें किस किस पॉल्यूटेंट्स की निगरानी की जाती है, PM2.5, PM10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन यानी कि वायुमंडलीय ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स और बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन और मरकरी, ये इन सबों को प्रदूषकों को मापा जाता है इसमें। अगली है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। पेंशन हमारा EPFO के डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो इसलिए पेंशन प्रणाली से रिलेटेड सारी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कौन से बड़े बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं और सरकार नियमों में क्या बदलाव कर रही है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नेशनल पेंशन प्रणाली को कब शुरू किया गया था, 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के तहत नियामक के तहत शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों में भाग लेने के लिए खुली हुई है। NPS को विनियमित करने वाला कानून कौन सा है, ये सदस्यों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी संचित बचत का केवल 60% निकालने की अनुमति देता है, यानी कि जितना भी उसका योगदान है पूरी सर्विस के दौरान, जैसे अगर 100 रुपए का योगदान है तो रिटायरमेंट के दौरान इसमें कर्मचारी क्या कर सकते हैं, 60 रुपए इसमें से निकाल सकते हैं और बचे हुए 40 रुपए में से क्या होगा, इसको वार्षिक उत्पाद खरीदना अनिवार्य है, यानी कि एन्युइटी क्या होती है, एन्युइटी होती है सेवानिवृत्ति लोगों की उनकी मृत्यु तक एक निश्चित मासिक आय प्रदान करने के लिए शेष राशि जो 40% राशि है उसको रोक लिया जाता है, जिससे उनकी बची हुई पूरी जिंदगी में उनको मासिक पेंशन प्रदान की जा सके। अब वे सदस्य जो सेवानिवृत्ति के समय अपने NPS के खाते में 2 लाख रुपए तक जमा करते हैं उनको अनिवार्य वार्षिकरण से छूट मिलेगी, यानी कि जो एन्युइटी से उनको छूट प्रदान की जाएगी, पूरी राशि वो निकाल सकते हैं, यानी कि 100% अमाउंट निकाल सकते हैं। हाल ही में PFRDA ने अध्यक्ष ने कहा है कि इस सीमा को जल्द ही संशोधित कर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, अभी हालांकि अभी किया नहीं गया है। वार्षिकी क्या है, एन्युइटी क्या होती है, आपके और एक बीमा कंपनी के बीच अनुबंध जिसमें आप एक मुश्तिल भुगतान या भुगतान की श्रृंखला करते हैं, सीरीज बनाते हैं और बदले में या तो तुरंत या भविष्य में किसी बिंदु पर नियमित संवितरण प्राप्त करते हैं। अब है अगली न्यूज हमारी डिफेंस से रिलेटेड, हल्के लड़ाकू विमान तेजस। अब ये हालांकि न्यूज पुरानी है, तेजस विमान तो पुराना है, लेकिन इसमें हाल ही में डेवलपमेंट क्या की गई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने सफल परीक्षण के बाद इजरायली मूल के पाइथन 5 P5 जिसको हम कहते हैं हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल को दागने की क्षमता को इसमें जोड़ा है, यानी कि तेजस में अभी किसको इंक्लूड किया गया है, तेजस में इंक्लूड किया गया है पाइथन 5 के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इंक्लूड किया गया है। परीक्षण का क्या उद्देश्य था, तेजस पर विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने से पहले एकीकृत इजरायली मूल बढ़ी हुई क्षमता को मान्य करना। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। पाइथन 5 मिसाइल क्या है, ये इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, देखिए राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम एक रक्षा कंपनी है इजराइल की, और एक राफेल है जो फ्रांस की है। वो फ्रांस की क्या है, वो डेसोल्ट है जिसने राफेल विमान बनाया है। वो राफेल जो है विमान का नाम है, राफेल विमान का नाम है जो फ्रांस ने दिया है, वो राफेल कंपनी ने नहीं दिया है, वो डेसोल्ट ने दिया है। और उस कंपनी ने जो विमान बनाया है उस विमान का नाम राफेल है, और यहाँ इजराइल की कंपनी का नाम है राफेल जिसने पाइथन 5 मिसाइल बनाया है। तो आप इन दोनों में बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए पॉइंट आपको। 5वीं पीढ़ी का हवा से हवा में मार करने वाला 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है ये, दोहरे उपयोग वाली मिसाइल, हवा से हवा और सतह से हवा,
यानी कि एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर भी मार्क कर सकती है। अगली न्यूज हमारी एग्रीकल्चर से, इसमें क्या है, MACS 1407, ये एक नई प्रजाति को डेवलप किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। सोयाबीन की ये एक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्रजाति है। ये कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। किसकी किस्म है? MACS, सोयाबीन की। तो अब इसके MACS के बारे में देख लेते हैं। MACS 1407 इसको अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इसका उपयोग क्या है? पारस्परिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक द्वारा इसको उपयोग किया गया है। उपज ये 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज देने वाली किस्म है। आवश्यकता क्या है इसकी? 50% फूल आने के लिए इसमें औसतन 43 दिन लगते हैं, यानी कि 43 दिन में 50% पेड़ों में फूल आ जाते हैं। बुआई की तारीख से परिपक्व होने में इसको 104 दिन में ये बुआई की तारीख से परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो ये हमारी न्यूज है। इसकी विशेषताएं क्या है? सफेद रंग के फूल, हालांकि ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। बस आपको सोयाबीन में ये याद रख लीजिए कि सोयाबीन में क्या कंटेन होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें 19.81% यानी कि लगभग 20% ऑयल होता है, 20 तेल सामग्री होती है, 41% प्रोटीन होता है और अच्छी अंकुरण क्षमता होती है। उपयुक्त क्या है? उत्तर पूर्वी भारत की वर्षा आधारित स्थितियों के लिए उपयुक्त है। ये जो किस्म बनाई गई है, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी खेती होती है। प्रमुख कीटों के प्रतिरोध जैसे गार्डल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई, व्हाइट फ्लाई और डिफोलिएटर, ये सारे कीट हैं, पेस्ट, ये सारे पेस्ट हैं जो कि सोयाबीन से रिलेटेड हैं। तो ये भी इसमें भी आपको थोड़े बहुत याद होना चाहिए, हालांकि एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है। अगला है न्यूज हमारी अनुच्छेद 223, पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस बार पॉलिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल आ सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को नियुक्त किया। यह है राजेश बिंदल। इनको कलकत्ता न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होने की वजह से कलकत्ता न्यायालय में इनको नियुक्त किया गया है। यह न्यायमूर्ति थोट्टाथिल भास्कर नायर राधाकृष्ण मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के बाद है। इस संबंध में न्याय विभाग और कानून मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है आर्टिकल 223, ये आपको याद रखना है। क्या है? क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये कार्यवाहक है, कार्यवाहक न्यायाधीश से संबंधित है, मुख्य न्यायाधीश से। अब इस आर्टिकल के अनुसार जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब कोई ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो। अब है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। मार्च 2021 में 8 प्रमुख क्षेत्रों में 6.8% की वृद्धि हुई, जिसमें 32 महीनों में सबसे अधिक थी। फरवरी में 3.8% की वृद्धि गिरावट के बाद। अब यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? 2020-21 में मार्च अप्रैल में क्या हुआ है? 8 क्षेत्रों के उत्पादन में 7% की कमी आई है। 2019-20 में 0.4% की सकारात्मक वृद्धि के मुकाबले इसमें 7% की अब कमी आई है। तो 8 मुख्य क्षेत्र कौन से? इसको हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था। इनका सूचकांक कितना है? भारांक 40.27 है। टोटल भारांक में IIP में इनका भारांक क्या है? 40.27। इसमें कौन कौन से आते हैं? रिफाइनिंग। अब देखिए 8 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग में भारांक का जो क्रम है वो घटता क्रम क्या है? सबसे ज्यादा किसका भारांक है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, उसके बाद ये चेंज होता रहता है। फिलहाल ये लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा जो भारांक है वो रिफाइनरी का है, अब इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद आपका स्टील, उसके बाद कोयला, कोयले के बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद आपकी नेचुरल गैस और उसके बाद सीमेंट और फिर उर्वरक, फर्टिलाइजर। तो इन सबका योगदान ये घटते क्रम में है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP ये संकेतक एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। समग्र संकेतक यानी कि होलिस्टिक इंडिकेटर निम्न वर्गीकृत उद्योग समूह की विकास दर को मापता है। व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली, उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात बुनियादी सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान। और आपका IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12। IIP का महत्व नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। त्रैमासिक यानी कि आपका क्वार्टरली और आपका 3 महीनों पे, और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद, एडवांस सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनुमानों की गणना के लिए अत्यंत प्रासंगिक होता है ये। फिर है स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन।
परमानेंट अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। हाल ही में चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसे 2022 के अंत तक पूरा करने की उम्मीद उसकी योजना है। मॉड्यूल का नाम क्या है? तियानहे। तियानहे का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग का सद्भाव। तियानहे, तियानहे इसका नाम है। चीन का सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के द्वारा इसको छोड़ा गया है, लॉन्ग मार्च 5B। अब भारत के बारे में क्या है? भारत का कुछ स्पेस के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। 5 से 7 वर्षों में अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग करेगा। वर्तमान में कक्षा में एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चीन को इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर रखा गया है, चीन इसका सदस्य नहीं है। अब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कौन कौन स्टेट हैं, यानी कि कौन कौन कंट्रीज शामिल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा। 2 दशकों से अधिक समय से ये कक्षा में बना हुआ है। 2024 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और रूस ने 2025 से ही इस परियोजना को छोड़ने के लिए कहा है। 2025 में इस योजना को छोड़ने के लिए कहा है। अब है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021। रिपोर्ट्स हमारे लिए ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से जरूर पूछे जाते हैं हर साल। यूपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से जरूर पूछती है, तो आपके लिए रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर भारत की आर्थिक सुधार को जोखिम में डाल सकती है। तो अब एशियन डेवलपमेंट विकास आउटलुक देख लेते हैं। वार्षिक रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी करता है ये। एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्यों देशों द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लिए इसकी क्या रिपोर्ट है? भारत सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11% की जोरदार वापसी करेगा, ऐसा इसका मानना है रिपोर्ट का। अभी आप देख सकते हैं पिछले इस साल शुरू के 6 महीनों में कितनी प्रगति हुई है या कितना वापसी की है इकोनॉमी ने, वो आपको पता ही होगा। निरंतर आर्थिक सुधार के कारण बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश, वैक्सीन रोल आउट और घरेलू मांग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, यह ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। अब विकासशील एशिया के लिए क्या रिपोर्ट दी है इसने, एडीबी ने? आर्थिक विकास 2021-22 में 7.3 पर वापस लौटने की उम्मीद है। यह पिछले साल के मुकाबले 0.2% संकुचन के बाद आया है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद। विकासशील एशिया में शामिल है भौगोलिक समूह के आधार पर एडीबी सूची के 46 सदस्य। नई औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत देशों को इसमें शामिल किया जाता है। भारत भी विकासशील एशिया का हिस्सा है। अगली न्यूज है हमारी सोमालिया। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि पिछले पूरे 1 साल बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज आपके चर्चा में थे, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे सोमालिया, माली, चाड, बुर्किना फासो, ये काफी कंट्रीज चर्चा में थे, तो आपको इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखनी है। यहां से ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूरे संभावना है पूछे जाने की। तो सोमालिया दशकों से गृह युद्ध और एक इस्लामी विद्रोह के बाद पहले से ही इसकी स्थिति नाजुक थी। तो फरवरी में नियोजित होने वाले चुनावों में विफलता के बाद हाल ही में वर्षों में सबसे खराब राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। देखिए, सोमालिया हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी हिस्सा है। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद इसके राष्ट्रपति हैं और इनको उपनाम फरमाजो के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं कुछ सोमालिया की इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल। सोमालिया क्या है? अफ्रीका का सबसे लंबी तटरेखा सोमालिया में जो है, सोमालिया राष्ट्र अफ्रीका में सबसे लंबी तटरेखा जो है सोमालिया की है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य भूमि इसकी राजधानी मोगादिशु है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से हैं? 4 देश, आपके 4 देश इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। फिर है इसकी मुद्रा सोमाली शिलिंगलो। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। सीमाबद्ध, अब पश्चिम में इसकी इथियोपिया है। देखिए, पश्चिम में इथियोपिया है। जिबूती उत्तर पश्चिम में, जिबूती है उत्तर पश्चिम में। उत्तर में अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ एडन इसका नॉर्थ में है। पूर्व में हिंद महासागर है, या ईस्ट में आपका क्या है? इंडियन ओशियन है। और आपका दक्षिण पश्चिम में क्या है? कीनिया। दक्षिण पश्चिम में यहाँ कीनिया है। तो ये सारी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या है? देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये 4 देश हैं आपके, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 4 कंट्रीज आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हैं। अगली न्यूज है हमारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टेट डिजास्टर प्रतिक्रिया एक्शन फंड, SDRAF, रेस्पॉन्स RAF, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एक्शन फोर्स, या सॉरी फंड, रिलीफ फंड। हाल ही में केंद्र ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की पहली किस्त जारी की है। तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। इसकी पहली किस्त वित्त आयोग द्वारा सिफारिशों पर जून माह में जारी की जाती है आमतौर पर, लेकिन इसको पहले ही जारी कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1) के अनुसार गठित की जाती है, यानी कि सेक्शन 48 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत गठित है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इसको बनाया गया था। राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि
इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करना और व्यय को पूरा करना। हर साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इसका लेखा परीक्षा किया जाता है, यानी कि ऑडिट किया जाता है इसका। केंद्र का योगदान क्या है? इसमें 75% योगदान केंद्र करता है सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, यानी कि नॉर्मल स्टेट जो है, जनरल सामान्य श्रेणी के स्टेट, जैसे कि आपका यूपी, आपका मध्य प्रदेश इत्यादि, राजस्थान। अब विशेष राज्यों के लिए जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य, और साथ में आपके पहाड़ी राज्य, इनके लिए 90% योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है। वार्षिक केंद्रीय अंशदान 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। यह आपदा किसको कवर करती है? चक्रवात को, सूखा, भूकंप यानी कि साइक्लोन्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, आग यानी कि आपका फायर, बाढ़, फ्लड, सुनामी, ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, हिमस्खलन, आपका जो हिमस्खलन हो जाता है, बादल फटना, जो बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट, कीटों का हमला, पेस्ट अटैक, पाला और शीत लहरें, ये सारे इन सबको इसके आपदा के अंतर्गत कवर किया जाता है। अब है P-81 गश्ती विमान, पोसाइडन 81। अमेरिकी विदेशी विभाग ने भारत को 6 P-81 गश्ती विमान और संबंधित उपकरण की बिक्री की मंजूरी दी है। अब ये P-8I विमान क्या है? एनक्रिप्टेड सिस्टम से लैस है, लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान है, पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है, बोइंग कंपनी द्वारा विकसित है। P-8A पोसाइडन विमान का प्रकार है। अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के लिए प्रतिस्थापन किया गया है इसको। अधिकतम 907 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी गति है और 1200 से अधिक समुद्री माइल की परिचालन सीमा है। खतरों का पता लगाना और भारतीय तटों के आसपास आने से बहुत पहले ही ये किसी को भी बेअसर कर देता है। देखिए, अब इसमें आपको याद क्या रखना है? अब आपके लिए ये तो साथ में इंपॉर्टेंट है, P-81 विमान किसके द्वारा भारत ने खरीदा है, किस देश से खरीदा है, ये तो साथ में इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब भी एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो उसका झुकाव हमारा अमेरिका की तरफ हो जाता है, इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में आती है, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आती है, तो झुकाव हमारा रशिया की तरफ ज्यादा हो जाता है। तो अब आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो रशिया से ना होकर अमेरिका से ज्यादा होते हैं। जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं, डिफेंस के मामले में हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के मामले में अमेरिका की तरफ हमारा एनडीए गवर्नमेंट में ज्यादा झुकाव हो जाता है। हर बार आप यही देखेंगे। तो ये ट्रेंड है, यूपीए गवर्नमेंट का झुकाव रशिया की तरफ हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जब आजादी के समय बनी थी, जवाहरलाल नेहरू के समय, तो तभी से रशिया ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। तो इसलिए यूपीए गवर्नमेंट का झुकाव इंडिया में डिफेंस का पर्सपेक्टिव से रशिया की तरफ रहता है। तो अब अमेरिका से हमारे पहले के 4 समझौते क्या हैं जो हमने किए हैं? एक है सैन्य सूचना समझौता का सामान्य सुरक्षा, GSMOIA। तो इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सेनाओं को उनके द्वारा इकट्ठी की गई खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। ये 2002 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसको क्रम में भी लगाने को आ सकता है। सबसे पहले GSOMI को भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ। इसको दोनों देशों के ईंधन भरने और फिर से एक दूसरे को निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं, यानी कि ये अपने जो इनके पोर्ट होते हैं, पोर्ट को ये ऑयल रिफिलिंग के लिए यूज करने की अनुमति देता है। इसको 2016 में हस्ताक्षरित किया गया है यूपीए गवर्नमेंट में। देखिए, तब भी यूपीए गवर्नमेंट थी, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट थी 2002 में, 2016 में भी एनडीए गवर्नमेंट थी, 2018 में फिर इनसे साइन किया गया संचार और सूचना सुरक्षा समझौता सिस्मोआ। 2018 में इसको हस्ताक्षरित किया गया। ये संचार सुगमता के लिए है, भारत विशिष्ट संस्करण है इसका भारत के पास। ताकि देखिए, इसमें क्या होता है समझौते में, इस समझौते में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो आप प्लेन्स में और फाइटर विमान में लगा सकते हैं। उनका जो डिकोडिंग है वो लेकिन अमेरिका ही कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने एक स्पेशल एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया है, जिसमें अमेरिका के जो हमारी खुफिया जानकारी है वो हम अपने आप भी डिकोड कर सकते हैं, इंडिया भी डिकोड कर सकता है। चौथा है मूल विनिमय और सहयोग समझौता, बेका, बेसिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भारत और अमेरिकी सेनाओं का एक दूसरे के साथ भूस्थानिक और उपग्रह डेटा साझा करने की अनुमति, इसको 2020 में लास्ट ईयर ही आपका हस्ताक्षरित किया गया है। तो इसका आपका क्रम क्या है? आपको इसको क्रोनोलॉजी में भी याद रखना है। सबसे पहले GSOMIA, इसके बाद क्या किसे किया गया है? लेमोआ को साइन किया गया है 2016 में। उसके बाद 2018 में आपका सिस्मोआ, जिसे कॉमकासा भी कहते हैं, कॉमकासा, इसका फेवरेट नाम क्या है? कॉमकासा और फिर बेका। तो ये हमारे चारों एग्रीमेंट है जो अमेरिका से हमने साइन किए हैं। अगली है वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क शुरू किया। वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क क्या है?
केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी प्राधिकरणों का वैश्विक नेटवर्क है। वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तनों के परिणामों का विश्लेषण करता है। कम कार्बन वाले आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करता है। दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लैनेट सम्मेलन में से बनाया गया था और इसका सचिवालय बांके डी फ्रांस द्वारा होस्ट किया जाता है। सचिवालय कहाँ है? फ्रांस में। और कब बनाया गया था इसे? 2017 में पेरिस सम्मेलन में वन प्लैनेट सम्मेलन। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेरिस वन प्लैनेट सम्मेलन किससे संबंधित है, तो उसको आप पेरिस क्लाइमेट से संबंधित या एनवायरमेंट से संबंधित मत कर देना। तो ये वित्तीय प्रणाली को हरित करने से संबंधित है, ये याद रखिए। इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कभी दाद। देखिए आपको अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईपीएफओ के एग्जाम में, तो ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अवार्ड से भी रिलेटेड है, दूसरा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध गुजराती कवि दादूधन गढ़वी के निधन पर शोक व्यक्त किया। दादूधन जो थे इनका जिन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था, ये गुजरात के गुजराती कवि और लोक गायक थे। इन्होंने टरवा 2015 और लचनायन 2015 में कृतियों का संग्रह बनाया। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगली न्यूज हमारी भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन को आयोजन किया। भारत ने ब्रिटेन का धन्यवाद किया। भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसका धन्यवाद किया। इसमें अपनाया गया रोड मैप क्या है? 2030 रोड मैप 2030 इसमें अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तक ले जाना, मौजूदा यूके भारत टीका साझेदारी का विस्तार करना, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक दृष्टि से। अगली न्यूज़ है हमारी सुत्रा। सुत्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्केप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव और एंड रिम्यूड अप्रोच, अति संवेदनशील, अति निर्धारित, परीक्षण, सकारात्मक और हटाए गए दृष्टिकोण। ये वैज्ञानिक सरकार समर्थित मॉडल जिसे सूत्रा मॉडल किया गया है, इसे कहा जाता है। इसको धारणा बनाने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि भारत में कोविड की दूसरी लहर आने की संभावना नहीं थी। ये संभावना बताई गई थी, ये ऐसा अप्रोच बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि भारत में दूसरी लहर नहीं आएगी। जो आपने भी सुना होगा जनवरी फरवरी के दौरान कि भारत में दूसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जो ये फॉर्मेट था सूत्रा, इस फॉर्मेट को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो इस पर बेस्ड ये न्यूज़ थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी बड़े क्षेत्र प्रमाणन योजना, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की दृष्टि से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेश का 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र बड़े क्षेत्र प्रमाणन लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत जैविक प्रमाणीकरण के सम्मानित होने वाला पहला बड़ा सन्निहित क्षेत्र बन गया है। देखिए जैविक तौर पर इसे सर्टिफाइड किया गया है, आपका जैविक सर्टिफिकेशन इसको मिला है। सबसे बड़ा क्षेत्र होने के नाते सबसे बड़ा जैविक क्षेत्र होने के नाते इसे सर्टिफिकेशन मिला है। अंडमान निकोबार के क्षेत्र को इसको कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पारस्परिक जैविक क्षेत्रों की पहचान करना, प्रमाणित जैविक उत्पादन केंद्रों को बदलना। भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्र का 14,491 हेक्टेयर प्रमाणित किया। इसमें कौन कौन है? कार निकोबार और नानकारी द्वीप समूह के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इसमें कार निकोबार को दिया गया है। ये क्षेत्र कब बनता है? जैविक लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन कब प्रमाणित किया जाता है? जैविक प्रमाणीकरण से सम्मानित होने वाला पहला बड़ा निकटवर्ती क्षेत्र। पीजीएस इंडिया भागीदारी गारंटी प्रणाली, पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम प्रमाणन कार्यक्रम को बड़े क्षेत्र प्रमाणन योजना के तहत लागू किया गया है। अब इसको किस आधार पर लागू किया जाता है या ये सर्टिफाइड किया जाता है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन? पहला, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना की इसमें प्रमुख योजना के तहत त्वरित प्रमाणन प्रक्रिया जो किफायती है। पीजीएस जैविक प्रमाणित उत्पादों के विपणन के लिए किसानों को 2 से 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता इसमें। अब ये क्षेत्र को प्रत्येक गांव को एक समूह के रूप में जाना जाता है। दस्तावेजीकरण सरल और गांव वार बनाए रखा जाता है और सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करना होता है। इसमें पीजीएस इंडिया की प्रक्रिया के अनुसार समकक्ष मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है। तो कार निकोबार जो है वो निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। कार निकोबार जो आपका निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और नानकारी द्वीप समूह, तो नानकारी द्वीप समूह भी इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। अगली न्यूज़ है हमारी और लास्ट न्यूज़ एशियाई शेर। तो इसमें एशियाई शेर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। तो अब एशियाई शेरों में हमारे लिए डिटेल याद रखना जरूरी है। फारसी शेर इसे या भारतीय शेर कहा जाता है। पैंथेरा लियो प्रजाति का सदस्य है। उप प्रजाति भारत में इसकी प्रतिबंधित है। तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना अभी हाल ही में शुरू की गई है।
ठीक है, 2018 में। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 2018 से 2021 तक इसका 3 वर्षीय कार्यक्रम है। ये स्वीकृति है। बहुउद्देशीय एजेंसियों के साथ समन्वय में समुदायों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना, रोग नियंत्रण और एशियाई शेरों के समग्र संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा देखभाल। तो ये हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम इसको पूरा खत्म कर लेंगे। जितना भी जो भी हमारी पूरी न्यूज़ है मई करंट अफेयर्स मई 2021 की, हम अगले एक लेक्चर में उसको कवर कर देंगे, मई 2021 को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।